people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हेलो सभी को जय हिंद। मैं अमन, और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हम अपनी नई वीडियो लेके हाजिर हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी, और पॉलिटी में भी जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बना, क्या फीचर है, क्या नहीं है, ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो पूरी आएगी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो मेन फोकस रहेगा हमारा, वो रहेगा प्रेम्बल पे। प्रेम्बल होता क्या है, प्रेम्बल की जरूरत क्यों होती है, या फिर प्रेम्बल आया कहां से। ये तीन सवाल आपके मन में आने चाहिए जब भी आप प्रेम्बल सुने। लेकिन जिन्होंने प्रेम्बल देखा होगा कहीं भी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं, लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी होगी, या कई बार क्या होता है एनसीईआरटी के जो है स्टार्टिंग पेजेस में भी प्रेम्बल बना होता है। तो प्रेम्बल में कुछ इस तरह से वर्डिंग होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये वर्डिंग आती है। उसके बाद डिफरेंट चीजें हैं, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सब सारी चीजें आती हैं। लेकिन प्रेम्बल जो है स्टार्टिंग में क्यों रखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन जब भी स्टार्ट होगा सबसे पहले क्या होता है, प्रेम्बल आता है। तो क्या प्रेम्बल, जो चीज पहले आती है इसका मतलब है प्रायोरिटी देखी जाती है, यानी कि प्रेम्बल इतना इंपॉर्टेंट है कि उसे सबसे स्टार्टिंग में रखा गया। क्यों, जरूरत क्या थी इसकी, प्रेम्बल ऐसा क्या काम करता है कि प्रेम्बल को स्टार्टिंग में रखा गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इन सारे सवालों के जवाब। पिछले वीडियो में मैंने आपसे काफी सवाल पूछे थे, एक का भी जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज मैं आपसे कुछ सवाल भी करूंगा और कुछ के जवाब भी दूंगा। तो जैसा कि पता है प्रेम्बल क्या करता है, प्रेम्बल जो होता है हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है। ये हमें ये बताता है कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं, इंडिया को हम किस तरह से बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये सब वो सारी चीजें हैं जिसपे हम इंडिया को बनाना चाहते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलना चालू किया, मीटिंग चालू हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो सबसे पहले यही डिस्कस हुआ कि हम कैसा इंडिया चाहते हैं या हम कैसा इंडिया बनाना चाहते हैं। क्योंकि कॉलोनियल या फिर ब्रिटिशर्स ने एक लंबे टाइम पे क्या किया, हम पे राज किया, हमें गुलाम बनाए रखा। तो अब जब हम गुलामी की जंजीरों से बाहर निकल रहे हैं, तो हमने ये देखा कि हम दोबारा ना इसमें आए, कोई देश हमें दोबारा गुलाम ना बना पाए। इसलिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जो सारे लोगों के लिए भी हो और प्लस अपने स्वयं की रक्षा भी कर सके वो कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके का कुछ उन्हें बनाना था। तो प्रेम्बल में क्या बताता है, यही ऑब्जेक्टिव बताता है कि हम कैसा इंडिया बना रहे हैं, या वो कौन से पिलर हैं जिन पे कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो चीज आती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो व्हाट इज प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या है ये बता। प्रेम्बल जो है वो फिलोसॉफिकल पार्ट है जो हमें बताता है कि हमें कैसी सोसाइटी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आता है कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। कल को क्या होगा, जिन लोगों ने प्रेम्बल को बनाया है वो लोग हमेशा तो नहीं रहेंगे। इसके बाद क्या होगा, नई जनरेशन आएगी, फिर नई जनरेशन आएगी। तो ये प्रेम्बल क्या करेगा, उन आने वाली जनरेशन को मोटिवेट करता रहेगा कि एक्चुअली में इंडिया जो हमारे फाउंडिंग फोरफादर्स ने देखा था, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस इंडिया की कल्पना की थी, हम उस इंडिया को बनाने में कामयाब हो रहे हैं या हो चुके हैं। इसलिए प्रेम्बल की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कि प्रेम्बल आया कैसे, कैसे बना, कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलना चालू किया, तो हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव रखे कि हम जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहले क्लियर कर दूं किस लिए बनी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसलिए बनी थी ताकि हम अपना एक मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। तो जब उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की प्रोसेस चालू हुआ, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑब्जेक्टिव रखा कि हम कैसा इंडिया चाहते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो फॉर्म आई वो हमारी प्रेम्बल आई। यानी कि प्रेम्बल क्या बताता है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे प्रोसेस क्या था, माइंड बताता है। ये बताता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली तो उनके मन में क्या चल रहा था, वो किस तरीके की इंडिया की बात कर रहे थे। तो जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम आगे देखेंगे वो इस प्रेम्बल को जस्टिफाई करता हुआ दिखेगा, चाहे वो सोशलिस्ट चीज हो, सेकुलर चीज हो,
या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो, सॉवरेन हो, कुछ भी हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, वो कोई भी शब्द हो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं इन चीजों से मैच करता हुआ हमें दिखेगा। तो प्रियम्बल को समझने के बाद, मतलब प्रियम्बल कहाँ से आया, कैसे बना, इसको समझने के बाद हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो जो हमारा सबसे पहले चीज हमें प्रियम्बल में लिखी हुई दिखती है वो दिखती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखने के बाद बहुत ही गर्व होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? देश का आम नागरिक। इसे क्यों लिखा गया सबसे पहले, क्या कारण था? वी द पीपल ऑफ इंडिया का सिंपल ये मतलब है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है, या ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन दे रहा है हमें। ऐसा तो नहीं जो लोग हमें गुलाम बना के वो लोग हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, नहीं। कौन दे रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के आम नागरिक लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना रहे हैं और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। लेकिन जो लोग देख रहे होंगे उनके मन में एक सवाल पता नहीं आ रहा है या नहीं, हो सकता है उसके मन में आ रहा हो कि कॉन्स्टिट्यूंट जो है असेंबली ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने लोग रहे होंगे? 100, 200, 300, एग्जैक्ट नंबर याद होंगे जिनको, अच्छी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया ये कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हीं ने प्रियम्बल को बनाया साथ में। तो क्या उन कुछ लोगों को प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखने का हक है? यानी कि वो उतने लोग क्या वी द पीपल ऑफ इंडिया कहला रहे हैं, जबकि इंडिया में करोड़ों की आबादी थी उस समय भी। उस समय भी इंडिया में क्या थी? करोड़ों की आबादी थी। तो क्या उन्हें वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखने का हक था? इस पे कई सारी डिबेट्स होती हैं, आज भी होती होंगी शायद, लेकिन इस पे जो है कई एक्सपर्ट्स ने इस पे जवाब भी दिया है कि वो लोग जो थे आम पॉलिटिशियन नहीं थे कोई लोग। जिस तरीके से आज के पॉलिटिशियन केवल इलेक्शन लड़ना जीतना चाह रहे हैं, उस समय उनका कोई मकसद इलेक्शन लड़ना या जीतना नहीं था। इसलिए उन्हें वी द पीपल ऑफ इंडिया कहलाने का हक है, मॉरली हक है उन्हें वी द पीपल ऑफ इंडिया कहलाने का। वो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपनी जान दी है, अपना खून बहाया है इस देश की आजादी के लिए, इसलिए उन्हें वी द पीपल ऑफ इंडिया कहलाने का पूरा पूरा हक है। और साथ ही साथ वी द पीपल ऑफ इंडिया में ये बताता है कि जो इंडिया है वो अपनी पावर कहां से ड्राइव कर रहा है, वो ड्राइव कर रहा है लोगों से, पीपल से। वी द पीपल ऑफ इंडिया हमें ये बताता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया के बाद जो हमारा अगला वर्ड हम देखते हैं वो आता है सबसे पहले सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? सॉवरेनिटी का बेसिकली मतलब है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, एक आजाद मुल्क। एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का ये मतलब है कि हमें कोई भी, जिस तरीके से हमें कोई नहीं बता सकता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जिंदगी जीनी है, कैसे नहीं जीनी है, कौन सा ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाई करना है, किस प्रोफेशन में जाना है, कब सोना है, कब जगना है, ये हमें नहीं कोई बता सकता है। हाँ, कुछ लोगों के मम्मी पापा डांटते होंगे, अलग बात है, मार भी पड़ते होंगे आप लोगों की, लेकिन यहाँ पे हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में बात कर रहे हैं। मारते होंगे आप लोगों को भी मारते होंगे। तो जिस तरीके से हमें कोई ये नहीं बता सकता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, यही चीज हमारे इंडिया पे भी, एज अ कंट्री पे भी लागू होती है। कोई बाहर की कंट्री हमें नहीं बता सकती है कि हमें किसके साथ रिलेशन, कौन सी कंट्री के साथ रिलेशन रखने हैं और कौन सी कंट्री के साथ रिलेशन नहीं रखने हैं, या हमें किससे जो है चीजें प्रोक्योर करनी है, किससे ट्रेड करना है, ये हमें कोई बता नहीं सकता है। इसीलिए सॉवरेनिटी जो होती है 3 फैक्टर पे लाई करती है। पहला हो गया हमारा इंटरनल, एक्सटर्नल, डिजिटल। इन 3 पे हमारी सॉवरेनिटी लाई करती है। सबसे पहले हम लेते हैं एक्सटर्नल को। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि अगर हमें किसी से ट्रेड करना है या किसी से आर्म्स प्रोक्योर करने हैं, तो बाहर की कंट्री हमें ये नहीं बताएगी कि आप हमसे लीजिए वरना हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे, यानी आप पे प्रतिबंध लगा देंगे। अगर आपने उससे लिया तो हम आप पे प्रतिबंध लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल आप लोग सोचेंगे कि इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि रिसेंटली आपने देखा होगा इंडिया जो है रशिया से S-400 प्रोक्योर करने जा रहा है, जिसपे अमेरिका यानी कि यूएसए ने, फिलहाल अमेरिका कॉन्टिनेंट है, आप अवॉइड करिए यूज करना, यूएसए कंट्री है। यूएसए ने क्या किया है, यूएसए ने उस पर जो है सैंक्शन लगाने के लिए वो दिए हैं कि हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे। कौन सा सैंक्शन? कैट्सा लेजिस्लेशन, उनका अपना लॉ है। तो ये हमारी सॉवरेनिटी पे एक तरीके से क्या है, थ्रेट है, खतरा है। अमेरिका, यूएसए हमें नहीं बता सकता है कि हमें किससे आर्म्स प्रोक्योर करने हैं, किससे नहीं करने हैं। हम एज अ कंट्री सॉवरेन है, हमें पता है हमें क्या करना है। या इसी तरीके से जब हमारा बांग्लादेश था 2019 में, बांग्लादेश से हमने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया, उनकी कुछ जमीन हमने अपनी कंट्री में ले ली और अपनी कंट्री की कुछ जमीन उन्हें दे दी। तो इसमें पाकिस्तान जो है हमें नहीं बता सकता है कि पहले क्या था, पाकिस्तान हमें नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि पहले जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान था। बांग्लादेश बाद में बना 1971 में। तो अब वो ये नहीं कहेगा कि ये तो हमारे टाइम का मसला है, आप पहले हमसे बात करिए। नहीं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमें डिसाइड करना है, हम खुद डिसाइड करना है, हम खुद डिसाइड करेंगे। बाहर की कोई कंट्री हमें हुक्म नहीं दे सकती है। ये सॉवरेन का, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब है। दूसरे पे हम आ जाते हैं इंटरनल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी का ये मतलब है जो हमारी कंट्री के लॉ हैं, ठीक है सर, जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, ये सब जो लॉ हैं, ये क्या है, लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में मदद करते हैं।
जैसे कि कोई अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है तो उसके लिए नियम है, फाइन भरता है या जो भी है वो नियम है। इसी तरीके से कोई चोरी करता है, कोई मर्डर करता है, उसके लिए अलग नियम है। तो कोई बाहर की कंट्री में ये नहीं कह सकती कि अरे ट्रैफिक लाइट तोड़ने के लिए आप फाइन ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है, आप फाइन नहीं ले सकते हैं। या फिर चोरी करने के लिए आप जो है वो उसके ऊपर जो आईपीसी की जो है लॉ चला रहे हैं, आईपीसी की धाराएं लगा रहे हैं उसके ऊपर, नहीं, हमें कोई कुछ नहीं बता सकता है। इसी तरीके से अगर बताने लग गया हमें, तो कल को कोई सीरिया से आएगा या यमन से आएगा जहाँ सिविल वॉर दिन रात चलती रहती है, आम लोग मारे जाते रहते हैं, वो ये कहेगा कि अरे मर्डर कर दिया तो क्या हो गया, तो आप इसे फांसी दे दोगे? ऐसा नहीं है। हमारे लोगों के लिए हमें कैसा लॉ बनाना है ये केवल हमें डिसाइड कर सकते हैं, कोई बाहर से हमें नहीं बता सकता है। अगर बाई चांस वो लॉ गलत भी होते होंगे या हो सकते हैं गलत बन गए हों, उसके लिए और तरीके हैं, जैसे कि प्रोटेस्ट हो गया, हमारा मीडिया प्रेशर हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल सकते हैं। या फिर जो हमारे अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो लोगों की वॉइस को सुनती हैं और उस वॉइस को पार्लियामेंट में उठाती हैं। तो कई लोग ये जब पार्लियामेंट की वीडियो देखते होंगे तो देखते होंगे अपोजिशन काफी हल्ला मचाता है, काफी शोर शराबा करता है, पेपर फाड़ देता है। हालांकि पेपर फाड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो भी करता है वो हमारे लोगों के लिए ही कर रहा है। अपोजिशन कोर्ट आप बाद में जाएंगे, प्रोटेस्ट भी बाद में करेंगे, लेकिन वो लॉ पास होते टाइम केवल आपका साथ दे रहा है अपोजिशन, वो अपोजिशन ही आपका साथ देगा। हालांकि कोई भी पार्टी बैठी हो अपोजिशन में, पार्टी से हमें नहीं मतलब है। आज को कोई और है, कल कोई और होगी, पहले कोई और थी, तो हमें पार्टी से नहीं मतलब है, लेकिन वो अपोजिशन सबसे पहले आपके लिए आवाज उठाने के लिए वहां पे बैठा हुआ है। इसलिए जब वो चिल्लाते हैं तो उन्हें चिल्लाने दिया करिए और देखा करिए क्यों चिल्ला रहे हैं। हो सकता है अपनी जगह वो भी सही हो, ठीक है सर। तो अपोजिशन पे ज्यादा गुस्सा मत हुआ करिए, गवर्नमेंट पे मत हुआ करिए। हमारे लोग हैं, हम ही लोगों ने चुन के भेजा है। एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के लिए प्रोग्रेस करिए और अच्छे लोगों को भेजने की कोशिश करिए। अगर नहीं भेज पा रहे हैं तो अपने आप को जो है एजुकेटेड करिए। इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप लोगों को बता सकूं। हालांकि मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं इसे उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में। अगली बात पे चलते हैं। ये हो गया हमारी इंटरनल, यानी कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर या पीपल का बिहेवियर है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करे हमारी। तीसरा इसी का एक्सटर्नल का जो है एक्सटेंशन है एक तरीके से डिजिटल सॉवरेनिटी। डिजिटल सॉवरेनिटी आज के जमाने में क्या है, इंटरनेट आ गया है, बहुत सारे जो है फाइल हमारी क्या होती है, ऑनलाइन स्टोर होती है, इन्फॉर्मेशन लॉ की या फिर इन सब चीजों की ऑनलाइन स्टोर होती है, सीक्रेट जो होती है इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। तो अगर उन स्टोरेज पे या उन इन्फॉर्मेशन पे कोई साइबर अटैक करता है बाहर से, तो वो भी एक तरीके से हमारी सॉवरेनिटी पे खतरा है, थ्रेट है, अटैक कर रहा है। तो जब भी आप देखें साइबर अटैक हो रहा हो या फिर गवर्नमेंट की ये फाइल जो है साइबर अटैक हो गई या फिर कुछ ऐसी न्यूज आप देखें, तो सिंपल सा उसका ये भी मतलब है डिजिटल सॉवरेनिटी पे हमारी खतरा आया है। ठीक है सर, तो ये तीन बातें आप याद रखिएगा, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, इंटरनल सॉवरेनिटी और डिजिटल सॉवरेनिटी। अब सबसे जरूरी बात जो आपके मन में यहाँ पे आनी चाहिए या कुछ के मन में आई भी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, कि अगर सॉवरेन का मतलब ये है कि अपने लोगों का बिहेवियर कंडक्ट कराना और अगर कोई बाहर से हमला करे उस पर वापस अटैक करना, अगर यही सॉवरेन, यही मैंने बताया आपको, तो कुछ लोग यही सोचेंगे अगर यही सॉवरेनिटी का मतलब है तो जब हमारे ब्रिटिशर्स थे जिस टाइम पे और उनकी गवर्नमेंट थी, तो क्या वो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सॉवरेन थी? सोचिए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी क्या कर रही थी, जो भी बाहर से अटैक हो रहे थे उनके खिलाफ रिस्पॉन्स कर रही थी और इंटरनली आईपीसी लॉ वगैरह बना के हमारा बिहेवियर जो है रेगुलेट करा रही थी। तो ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए और यही मेरे वीडियोस का मोटिव है कि आपको हर चीज के आगे क्वेश्चन मार्क लगवाया जा सके, आपको सोचने पे मजबूर किया जा सके। तो बताइए आपको, क्या उस समय जो है हमारी गवर्नमेंट सॉवरेन थी? नहीं, उस समय सॉवरेन नहीं थी। क्यों नहीं थी, ये मैं आपको बताता हूँ। वो सॉवरेन इसलिए नहीं थी कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करती थी। एक सॉवरेन गवर्नमेंट या एक सॉवरेन पावर जब भी होगी वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी और उन लोगों से ही अपनी अथॉरिटी ड्राइव करेगी। जैसे जो आज की गवर्नमेंट है वो हमारे लिए ही काम करती है और चुनी भी कैसे जाती है, हम ही लोगों से चुनी जाती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मैंने अभी आपको बताया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया में अथॉरिटी बताता है वो कि किससे अथॉरिटी आ रही है, अथॉरिटी हमसे आ रही है। तो ये होगी सॉवरेन, और सॉवरेन पावर जो होती है हमेशा लीगल होती है। लेकिन वही ब्रिटिशर्स की टाइम की अगर हम बात देखें तो ब्रिटिशर्स ने कभी भी इस देश के वेलफेयर के लिए हम पे कब्जा नहीं किया था, अपनी जेबें भरने के लिए किया था माय डियर फ्रेंड, अपनी जेबें भरने के लिए। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पैरामाउंट थी, इलीगल थी। वो लोगों के ना तो वेलफेयर के लिए काम करती थी और ना ही उन लोगों से अथॉरिटी ड्राइव करती थी। उन लोगों द्वारा चुनी हुई नहीं गवर्नमेंट थी, जबरदस्ती हम पे थोपी गई हुई गवर्नमेंट थी वो। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसी थी हमारी, पैरामाउंट पावर थी। और जो आज की गवर्नमेंट है वो कैसी है, सॉवरेन है। पैरामाउंट इलीगल है, सॉवरेन लीगल है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, लोगों से अपनी अथॉरिटी ड्राइव करती है और ये लोगों के ना तो वेलफेयर के लिए काम करती है और ना ही उनसे पावर ड्राइव करती है। ये हो गया हमारा सॉवरेन। उम्मीद है ये सॉवरेनिटी का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा और जहां भी आप पढ़ेंगे कुछ ज्यादा ही आप इस वीडियो से लेके जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब क्या है? मैंने जब भी लोगों से पूछा सोशलिस्ट का मतलब क्या है, हालांकि वर्ड सोशलिस्ट है, सॉरी, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सोशलिज्म का क्या मतलब है,
जब भी लोगों से पूछा तो जिन लोगों ने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है इस बारे में वो मुझे सीधे रशियन रेवोल्यूशन की याद दिला के रखते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। वो सब फिर पूछता हूँ उनसे कि अच्छा रशियन रेवोल्यूशन है तो क्या था रशियन रेवोल्यूशन में, सोशलिज्म का मतलब क्या है। कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है सब कुछ ओन करती है, सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास रहते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो उनसे हम यही पूछते हैं कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है तो इंडिया में तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक है, तो इंडिया में भी सोशलिस्ट को लिखा हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है, तो यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक क्यों दे रखा है। चुप हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं, क्योंकि एक बुक्स आपको लिमिटेड अमाउंट की प्रोवाइड करा सकती है। तो इनके जवाब मैं उठा रहा हूँ, मैं आज उस दिन वीडियो की तरह भागूंगा नहीं, आज बता के जाऊंगा। तो सोशलिज्म का हमारा जो सिंपल मतलब है इंडिया में वो ये है कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना सभी को, उसकी गारंटी, ये है हमारा सोशलिज्म। गुड लाइफ फॉर ऑल, वेलफेयर स्टेट, जो भी आप यहाँ पे सोच पाए वेलफेयर के लिए, वो सब है सोशलिज्म के अंदर। अब बात ये आती है कि ये इतना डिफरेंट क्यों है। अगर वो सोशलिज्म हमने लिया है तो वो सोशलिज्म के प्रिंसिपल को नहीं लिया, लेकिन इस सोशलिज्म को प्रिंसिपल को लिया है। और राइट टू प्रॉपर्टी का हक फिर क्यों नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी का हक इंडिया में इसलिए भी है, या फिर यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी का हक इसलिए नहीं छीना जा सकता है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद ही राइट टू प्रॉपर्टी का हक हमें देता है। पहले क्या था राइट टू प्रॉपर्टी का हक, फंडामेंटल राइट्स में था, पार्ट 3 में, आर्टिकल 19 के अंदर। ये जब हम फंडामेंटल राइट या पार्ट 3 पढ़ेंगे वहां पे इस चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जो है वो 300A में रखा गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। और ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे भी कहानी है। वो कहानी हम जब वहां पहुंचेंगे इस कहानी को वहां डिस्कस करेंगे। आज की कहानी है कि इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी, वो हम जो है सोशलिज्म में राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होता है लेकिन इंडिया में है। और दूसरा कारण ये है कि हम केवल सोशलिस्ट नहीं है, हम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं। मतलब अगर वेस्ट में या फिर जहाँ पे ये चीज हुई, रशिया में सोशलिज्म जिस तरीके से हुआ, वहां पे प्रॉपर्टी को छीना जा सकता है जबरदस्ती, और उसके अगेंस्ट आप ना तो कंपनसेशन मिलता है आपको और ना ही आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, आप कोर्ट भी जा सकते हैं, और अगर आपकी कोई जमीन को गवर्नमेंट जबरदस्ती लेना चाह रही है तो उसे आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, जबरदस्ती आपकी जमीन को नहीं ले सकती है। इसीलिए हम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं और वो केवल सोशलिस्ट हैं। इतना डिफरेंस आखिर क्यों है, कंफ्यूजन सिंपल लेके थे, बात खत्म थी, इतना पढ़ना पड़ रहा है बेमतलब में नहीं, इसके पीछे कारण है। पॉलिटी में क्या होता है, वर्ड्स क्या होते हैं, सेम हो सकते हैं। सोशलिज्म जैसे कि क्या है, दो तरीके के सोशलिज्म हमने देख लिए, लेकिन वो सोशलिज्म अलग है, ये अलग है, तो वर्ड क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होंगे। क्यों, क्योंकि उनके हिस्ट्री डिफरेंट है। जो सोशलिज्म यूरोप में या रशिया में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक समय पे क्या था, वहां पे फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे या फिर जमींदार आप कह लीजिए, उनके पास वेल्थ बहुत ज्यादा हो गई थी, सारी वेल्थ उन्हीं के हाथ में चली गई थी। तो उस चीज के खिलाफ जो चीज वहां पे चली उसको सोशलिज्म बोला गया। इसीलिए वहां पे राइट टू प्रॉपर्टी का हक नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई फिर से सारी वेल्थ को इकट्ठा ना कर ले, इसीलिए वो सोशलिज्म क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। ये वहां की हिस्ट्री है। लेकिन हमारे यहाँ की हिस्ट्री क्या है, जब हमारा इंडिपेंडेंस के लिए फाइट चल रही थी या फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था हमारा, तो जो अर्ली मॉडरेट्स थे, अर्ली नेशनलिस्ट थे या मॉडरेट्स थे, उस टाइम पे क्या था, गांधी जी से पहले जो पीरियड था उसमें मॉडरेट्स थे और अर्ली नेशनलिस्ट बोले जाते थे। उस समय वो क्या कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब ये है, आज की जैसे संसद है वैसे उस टाइम पे होता था अरेंजमेंट, उसमें ज्यादा से ज्यादा इंडियन लोग पहुंचे, यही उन लोगों की कोशिश थी। क्यों, क्योंकि अगर वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे, हमारी बात को वहां से रखने के लिए ज्यादा लोग होंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा, ऐसा उस समय के लोगों का मानना था। तो वो किस चीज के लिए अचीव कर रहे थे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए। वो क्या चाह रहे थे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बढ़ाया जा सके ताकि हमारी बात को ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट में या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंचाया जा सके। लेकिन जब महात्मा गांधी फ्रीडम स्ट्रगल में एंटर करते हैं 1915 में, तो ये पॉलिटिकल मूवमेंट चेंज हो जाता है, ये नेशनल मूवमेंट चेंज हो जाता है। कैसे, वो इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, पॉलिटिकल मूवमेंट को सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि जब वो एंटर करते हैं तो वो लोगों से ये वादा करते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं कि जब भी हम आजाद होंगे तो हम आपको ये चीजें देंगे। एक मिनिमम गारंटी, हम उन्होंने एक गारंटी दी कि हम आपको मिनिमम ये चीजें देंगे। और ऐसा नहीं है कि कास्ट देख के देंगे या रिलीजन देख के देंगे, जो भी इस कंट्री का सिटीजन होगा सबको मिलेगी वो चीजें। तो महात्मा गांधी वो पहले पर्सन थे जिन्होंने सोशलिस्टिक सेटअप का एजेंडा भारत में रखा और क्या किया, जो पॉलिटिकल मूवमेंट था हमारा उसको सोशो इकोनॉमिक मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब लोगों ने देखा, उस समय लोग क्या थे, बहुत ही ज्यादा इलिटरेट थे, बहुत ज्यादा उस समय इंडिया में पॉवर्टी थी, फेमाइज वगैरह थी, बहुत ज्यादा हो रही थी। तो जब लोगों ने देखा कि अच्छा, हमें अच्छा घर मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, जो हम चाहेंगे वो कर सकेंगे, जो हम पढ़ सकेंगे, अच्छी हेल्थ मिलेगी, जब इन सब चीजों को देखा तो लोगों ने क्या किया, उस मूवमेंट से अपने आप को जोड़ना चालू किया।
तो गांधी जी के बाद आप देखेंगे जो नेशनल मूवमेंट हमारा पहले कुछ लोगों तक सीमित था या एलाइड क्लास वाले ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, एलाइड क्लास या एजुकेटेड मिडिल क्लास वाले ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब उसमें क्या हो गया, वो मास मूवमेंट बन गया। हर तरह का इंसान उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, गरीब अमीर हर तरीके का। क्यों? क्योंकि अब उसे एक एजेंडा मिल गया था फाइट करने के लिए, और वो एजेंडा क्या था? सोशलिस्टिक सेटअप, जो गांधी जी ने सेटअप किया था। और केवल हमने प्रॉमिस नहीं किया, हमने उस चीज को डिलीवर भी किया। कैसे? डीपीएसपी की फॉर्म में। डीपीएसपी क्या है? पार्ट 4 जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे या मैं जब आप उसका वीडियो बनाऊंगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो वेलफेयर चीज है सोशलिस्टिक सेटअप का, सिंपल यही मतलब है, गुड लाइफ फॉर ऑल, प्रमोशन टू गुड लाइफ। जो भी वेलफेयर के जितने भी प्रोग्राम है या फिर वेलफेयर कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये सब कुछ लिखा है डीपीएसपी में। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो जब हमने लोगों से वादा किया था कि ये चीजें आपको मिलेगी, वेलफेयर होगा, और उस वेलफेयर को हमने कहां डिलीवर किया? डीपीएसपी की फॉर्म में लोगों तक उस चीज को डिलीवर भी किया। ये चीज समझ में सर आपको? उम्मीद है क्लियर होगी। तो सोशलिस्टिक सेटअप का सिंपल मतलब है एक गुड लाइफ देना, सभी को वेलफेयर करना। और मेन आर्टिकल इसमें अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 38, 39 और 39A है। तो जो चीजें सोशलिज्म के खिलाफ हैं उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ। सोशलिज्म के खिलाफ पहली चीज है हमारी करप्शन। करप्शन क्या करती है? अक्सर ब्लैक मनी जनरेट करती है, और वो ब्लैक मनी या तो हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू बाहर चली जाती है, पनामा पेपर, स्विस बैंक अकाउंट, ये सब क्या है? हवाला ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल है। या फिर क्या होता है, वो ब्लैक मनी कहीं स्टोर होकर रख ली जाती है। जैसे कि अभी आप न्यूज देख रहे होंगे, किसी के घर में 6 किलो सोना मिला है फॉरेन का, या कुछ भी मिला है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहेंगे लेकिन अभी मिला है। तो इस तरीके से क्या होती है, ब्लैक मनी स्टोर रहती है, बाहर नहीं आ पाती है। अगर बाहर आएगी तो लोगों के वेलफेयर के लिए यूज होगी। इसी तरीके से वो जो हो गया हमारा ब्लैक मनी या फिर करप्शन क्या हो गया? सोशलिस्टिक एजेंडे के खिलाफ हो गया। दूसरी चीज जो हमारी सोशलिस्टिक एजेंडे के खिलाफ है वो है लीगल प्रोसेस के थ्रू इलीगल मनी जनरेट करना। कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ। लीगल प्रोसेस के थ्रू इलीगल मनी जनरेट करना, जैसे कि विजय माल्या ने क्या किया? लीगल प्रोसेस को यूज किया, लीगल लूपहोल्स को यूज किया इलीगल प्रॉफिट बनाने के लिए। मेहुल चोकसी ने लीगल मेथड को यूज किया इलीगल प्रॉफिट बनाने के लिए। तो ये दो चीजें क्या है हमारी सोशलिस्टिक एजेंडे के खिलाफ है। अब इन प्रेम्बल पे मैं क्या करूंगा, 2-3 क्वेश्चन लेना चाहूंगा आप लोगों से। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो माइंड था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, वो इन चीजों में रिफ्लेक्ट होता है, या इनमें से किस चीज में रिफ्लेक्ट होता है? ऑप्शन ए द प्रियम्बल, ऑप्शन बी द फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी डीपीएसपी, या ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज। मैंने आपको पढ़ाया है भी और बताया भी इस बात को कि माइंड था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, वो किस चीज में रिफ्लेक्ट हुआ, वो क्या बनाना चाह रहे थे इंडिया को, कैसा इंडिया चाहते थे कि एट द एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हो इन सब चीजों से जस्टिफाई हो सके। क्या था हमारा वो? जी हाँ, ऑप्शन है द प्रियम्बल था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसमें किस ऑर्डर में चीजें लिखी हुई हैं? ऑप्शन ए रिपब्लिक, पीपल्स, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, यूनिवर्सल, सॉवरेन। बाकी सब ठीक है, यूनिवर्सल तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट, खत्म। सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, पीपल्स, सेकुलर, रिपब्लिक, कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है। ऑप्शन सी सॉवरेन, सोशलिस्ट, पीपल, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, कुछ। ऑप्शन डी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। जी हाँ, ऑप्शन ये कुछ ज्यादा सही लग रहा है, नहीं तो हम ज्यादा सही के साथ ही जाएंगे। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज पीपल सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द वर्ड्स। इंडिया में जो अथॉरिटी है, जैसा मैंने बताया था सॉवरेनिटी के टाइम भी बताया था कि इंडिया में जो अथॉरिटी है वो लोगों से आती है, लेकिन ऐसा प्रेम्बल में कहां पे लिखा हुआ है कि जो अथॉरिटी है वो लोगों से आती है? ऐसे कौन से वर्ड है जो इस चीज को जस्टिफाई करते हैं? हमें ये बताना है इसमें। ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रिपब्लिक पीपल, ऑप्शन सी डेमोक्रेसी ऑफ पीपल, या ऑप्शन डी वी द पीपल ऑफ इंडिया। पढ़ाया मैंने आपको, बताया भी है कि इंडिया की अथॉरिटी जो है कहां से ड्राइव होती है, लोग अपना सोर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना सोर्स कहां से ड्राइव करता है। जी ऑप्शन डी सही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो भी हमारी पीडीएफ होंगी और जो भी हमारा मटेरियल होगा वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। जी हाँ, टेलीग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। और जल्दी वहां पे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस भी आएंगे, क्विज भी आएंगी, और इस वीडियो का जो होगा आपको पीडीएफ का है या फिर जो है ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं इससे ये क्वेश्चन और प्लस जो आपको करके लाने हैं, जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था, उसके जवाब मैं दूंगा, उसके आपको देने पड़ेंगे। ये सब आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको लगता है ये प्रियम्बल की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या आपने वो चीजें लर्न की हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी थी इस चीज में, अगर कोई नया भी इंसान देख रहा है तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, कुछ टीम का फॉल्ट था, टेक्निकल टीम का फॉल्ट था, या कुछ टीचिंग में फॉल्ट था, कुछ टीचिंग में कमी रह गई, वो भी आप बताइए। आपके सारे सजेशन वेलकम है, काइंड हार्टेड वेलकम है। आप जरूर बताइएगा क्या कमी रहेगी क्या नहीं, और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचा दें जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है, जिन्हें आपको लगता है प्रियम्बल सही से नहीं पढ़ा है या बुक्स में लिमिटेड इंफॉर्मेशन की वजह से अपनी जो नॉलेज को है जनरेट नहीं कर पाए हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है जो सोशलिज्म की कहानी मैंने आपको बताई है महात्मा गांधी की, वो आपको कहीं नहीं मिली होगी या बहुत कम को पता होगी, तो इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाएं। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम आगे के वर्ड्स जैसे कि हमारा सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया, इसी तरीके से डिस्कस करेंगे और आपको फिर से नई चीज मिलेगी वहां पे, सेकुलर में भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में भी, जो बुक में नहीं लिखी होगी, मेरी गारंटी है नहीं लिखी होगी, वो चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। जय हिंद, थैंक यू।